हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हूथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। एक मींस की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भी थ्योरीज दी गई हैं उनमें से एक थ्योरी है हमारी हूथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हूथॉर्न में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको हूथॉर्न एक्सपेरिमेंट नाम दे दिया गया है। पर ये एक्चुअली एक थ्योरी है जो कि एक न्यू क्लासिकल थ्योरी है, जो कि दी थी एल्टन मायो ने। तो आज हम डिस्कस करेंगे हूथोन में एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हूथोन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, ये किसने दी थी, क्या कैसी थ्योरी है, इन सब के बारे में। द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट बाय द एल्टन मायो। एल्टन मायो ने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया था, जिनका जो जीवन काल था वो 1880 से लेकर 1949 तक था। मतलब कि उनका लाइफ स्पान था वो 1880 से लेकर 1880 में बॉर्न हुए, 1949 में उनकी डेथ हो गई थी। हु वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, वो एक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और साइकोलॉजिस्ट थे बाय प्रोफेशन। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशन पर थ्योरीज डेवलप करते थे, वो उनका इंटरेस्ट था। एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे और इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च करते थे। विद सम ऑफ हिज एसोसिएट्स, और उनके कलीग्स जो थे, कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो उनके कलीग्स थे, तो वहाँ उन कलीग्स के साथ मिलकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज वन ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज के बीच में जो न्यू क्लासिकल थ्योरीज आई थी, उनमें से ही एक थ्योरी है हमारी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। Human relationship grew out of the famous series of studies conducted at Western Electrical Corporation from 1924 to 1933। 1924 से 1933 के बीच में जो भी सीरीज मतलब स्टडीज हुई वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन में, उससे ही ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो डेवलप हुआ, कि कैसे ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करना है। इन सब चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। These eventually came to be known as the Hawthorne experiment, और इसको Hawthorne experiment के नाम से जाना जाने लगा because these were conducted at, और वो क्यों, कहाँ पर हुई थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हॉथोर्न में हुई थी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हॉथोर्न एक प्लांट का नाम था जो कि शिकागो के पास है, और शिकागो यूएसए में है। यूएसए में के शिकागो के पास एक प्लांट है जिसका नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हॉथोर्न। ठीक है। This study was an attempt to investigate the relationship between the level of lighting, और ये एक जो अटेम्प्ट है, इसके थ्रू वो जानना चाहते थे कि कैसे जो लेवल ऑफ लाइटिंग है, कि लाइटिंग का क्या लेवल है, कितनी अमाउंट में लाइटिंग दी जा रही है वर्कर्स को, और वर्कर की प्रोडक्टिविटी के बारे में। वर्क प्लेस पर लाइटिंग की क्या कंडीशन है और उसका वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट है, इस रिलेशनशिप को जानने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट कितनी होगी तब प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, कम होगी तब कितनी होगी, ज्यादा होगी तब कितनी होगी। द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट इन वेरियस फेसेस। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कई फेसेस में हुआ था, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज वर ऑल्सो डिफरेंट, और उसके जो रिजल्ट थे वो भी डिफरेंट थे। तो जब फेजेस में हुआ था, तो यानी कि जो उन्होंने जो अपना इनपुट दिया था वो भी डिफरेंट होगा, तो आउटपुट भी डिफरेंट डिफरेंट थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हम जानेंगे कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 3 बार में किया था, 3 अलग अलग फेजेस में किया गया था। तो फर्स्ट फेज में इसमें क्या किया गया था, दिस वॉज द फेज ऑफ अर्ली स्टडी। जो सबसे पहली स्टडीज थी वो इस फेज में की गई थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी स्टडी। व्हेन द वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल रिसर्चर्स, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल के जो रिसर्चर्स थे उनको डिवाइडेड द एम्प्लॉयज इनटू 2 ग्रुप। तो उसके जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने वहां के एम्प्लॉयज को, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और वो ग्रुप कौन कौन से थे, देखिए, फर्स्ट ग्रुप था जिसका नाम था टेस्ट ग्रुप था, हु वर सब्जेक्टेड टू इंटेंशनल चेंजेस इन द लाइटिंग कंडीशंस। तो वहां की जो लाइटिंग कंडीशन थी वो इंटेंशनली चेंज की जा रही थी, मतलब उनको मर्जी से वो जान करके उनको चेंज कर रहे थे। ठीक है, इंटेंशनल चेंजेस थे लाइट में। और ये किस ग्रुप पर किया गया, ग्रुप 1 जो था जिसका नाम था टेस्ट ग्रुप, इस ग्रुप पर ये स्टडी की गई। सेकंड ग्रुप था जिसका नाम था कंट्रोल ग्रुप।
और ये क्या था, हुज लाइटिंग कंडीशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो पूरे एक्सपेरिमेंट में जो इनकी लाइटिंग कंडीशंस थी वो कांस्टेंट थी, एक जैसी थी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जब से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जब तक चला, तब तक लाइटिंग कंडीशंस सेम थी। बट टेस्ट ग्रुप की जो लाइटिंग कंडीशंस थी वो इंटेंशनली चेंज की जा रही थी, बार बार कभी कम कभी ज्यादा ऐसे हो रही थी। अब देखिए रिजल्ट क्या आए, द रिजल्ट वर एम्बिगुअस। तो रिजल्ट जो है थोड़े अजीब से आए, जो उन्होंने सोचा नहीं था, बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस थे। देयर वर इरेटिकल इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर इरेटिकल मतलब कि वेरिएबल इम्प्रूवमेंट था, मतलब कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से, इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ टेस्ट ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पर, कि मतलब वो कितना ग्रो कर रहे हैं उसमें, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइटिंग कंडीशन। कि लाइटिंग कंडीशन का उन्होंने ये देखा कि लाइटिंग कंडीशन का उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं है। कभी लाइट कम भी है तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और कभी लाइट ज्यादा होती हुई भी उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो इस तरह से जो चेंजेबल इम्प्रूवमेंट था उनका, कोई एकदम मतलब कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं था कि एक जैसा ही इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे हो रहा था। द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्रोल ग्रुप, और जो कंट्रोल ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी थी ऑल्सो रोज, वो भी बढ़ी, इवन व्हेन देयर वाज नो चेंज इन द लाइटिंग कंडीशन। लाइटिंग कंडीशन चेंज नहीं होने के बाद भी उनकी कंडीशन भी बढ़ी, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी तो वो भी इम्प्रूव हुई। तो कंक्लूजन क्या निकाला, बिसाइड लाइटिंग समथिंग वाज इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस। तो वर्कर की परफॉर्मेंस को कुछ ऐसा था जो लाइटिंग से भी बियॉन्ड था, कि मतलब लाइटिंग के अलावा कुछ और चीज भी उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही है। ये चीज उन्होंने नोटिस की फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज का कंक्लूजन हमने जाना, क्या क्या किया था उन्होंने। सबसे पहले तो हमने देखा कि दो ग्रुप में डिवाइड किया था, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला। अब देखते हैं फेज 2 में क्या हुआ। देखिए अब हम जानेंगे कि फेज 2 में जो एल्टन मायो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया। इन दिस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट का ये जो फेज था इसमें उन्होंने क्या किया, द वर्कर्स वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट रूम। उन्हें सेपरेट रूम में रख दिया गया, बिठा दिया गया वर्कर्स को, एंड अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स वर ऑल्टर। और बहुत सारे वेरिएबल्स जो है ऑल्टर किए गए थे, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स में, बहुत सारे फैक्टर्स में चेंजेस किए गए थे। तो फर्स्ट क्या था, वेजेस वर इंक्रीज, उनकी जो पगार थी वो बढ़ा दी गई थी, उनका जो रोज का पैसा उन्हें मिलता था वो दिया गया था। रेस्ट पीरियड्स ऑफ वेरिंग लेंथ वर इंट्रोड्यूस। वेरिंग लेंथ मतलब रेस्ट पीरियड क्या है उनके चेंज कर दिए गए, कि अलग अलग कभी कितना रेस्ट मिल रहा है कभी कितना रेस्ट मिल रहा है, तो उसकी लेंथ भी चेंज कर दी गई। वर्क डेज एंड वर्क वीक्स वर शॉर्टेड। वर्क डेज और वर्क वीक जो है कम कर दिए गए, मतलब वर्किंग आवर्स जितना उन्हें काम करना है कम काम करवाया जाता था, कम दिन और कम वीक्स में काम करवाया जाता था। द ग्रुप वर अलाउड टू चूज देयर ओन रेस्ट पीरियड, और जो ग्रुप्स थे उनको अपना खुद का रेस्ट पीरियड चूज करने के लिए अलाउ किया गया, कि कितना वो रेस्ट पीरियड चाहते हैं, कितना आराम वो चाहते हैं, कि उसके अकॉर्डिंग वो अपना खुद चूज कर सकते हैं कि कब कब वो आराम करना चाहते हैं। अगेन अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, कि उसके रिजल्ट क्या आए, नतीजे क्या निकले। अगेन द रिजल्ट्स वर एम्बिगुअस, कि रिजल्ट जो है थोड़े अजीब से थे, एक से नहीं थे, कांस्टेंट नहीं थे, वेरिएबल थे, चेंजेस मतलब चेंजिंग थे, कभी कुछ कभी कुछ। द परफॉर्मेंस टेंडेड टू इंक्रीज ओवर टाइम, जो परफॉर्मेंस था उनका बढ़ रहा था टाइम के साथ, एंड इट रोज एंड फॉल इरेटिकली, रोज एंड फॉल इरेटिकली, कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था, तो एकदम से नहीं बढ़ रहा था पर कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था। इन दिस फेज एल्टन मायो एंड सम ऑफ हिज एसोसिएट्स फ्रॉम हार्वर्ड इंक्लूडिंग फ्रिट्ज आर रोइथलिसबर्गर एंड विलियम जे डिक्सन became involved। और इस जो एक्सपेरिमेंट में भी उनके हार्वर्ड से कुछ और एसोसिएट्स जो इंक्लूड हुए, जैसे कि फ्रिट्ज जे रोइथ लिसबर्गर और विलियम जे डिक्सन, ये दोनों इनके जो एसोसिएट्स थे, और कुछ और एसोसिएट्स भी इनमें इंक्लूड हुए। अब हम जानेंगे कि फेज 3 में एल्टन मायो ने क्या किया।
In this set of experiment, Mayo and his associates decided that a complex chain of attitude led to increase in the productivity. अब क्या है उनकी जो complex chain of attitude है उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी. उसमें क्या था, they were given special attention. उनको special attention दिया गया. So both the rest and the control group had developed a group pride. उनमें एक group pride आया, मतलब एका आई, मतलब ग्रुप में रहते हुए अच्छे से काम करने की उनमें जो है फीलिंग आई. दैट मोटिवेटेड देम टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस. और इस ही फीलिंग ने, ग्रुप प्राइड ने ही उनको मोटिवेट किया कि वो और अच्छे से परफॉर्म करें. सिंपैथेटिक सुपरविजन जो उनके काम मतलब उनकी जो सुपरविजन होता था वो सिंपैथी के साथ किया जाने लगा. हैड फर्दर एंड रीइंफोर्स देयर मोटिवेशन. और इसकी वजह से भी उनका मोटिवेशन अगेन बढ़ा. कंक्लूजन देखिए, नतीजे क्या निकले. द रिसर्चर कंक्लूडेड दैट, अब क्या आया कंक्लूजन, उन्होंने क्या नतीजा निकाला. द रिसर्चर कंक्लूडेड दैट एम्प्लॉयज वुड वर्क हार्डर. एम्प्लॉयज हार्ड वर्क करेंगे. कब करेंगे? वुड वर्क हार्डर इफ दे फाइंड दैट देयर मैनेजमेंट इज कंसर्न. अगर उन्हें लगता है कि उनका मैनेजमेंट उनके लिए कंसर्न है, मतलब उनके लिए सोचता है, उनके लिए प्रति जागरूक है, तब तो वो अच्छा वर्क करेंगे फॉर देयर वेलफेयर. उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए अगर उनका जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न है, जागरूक है, दे आर गिवन स्पेशल, और उन्हें एंड दे आर गिवन स्पेशल अटेंशन, और उन्हें स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है. मतलब कि मैनेजमेंट उन्हें स्पेशल अटेंशन दे रहा है, उनके वेलफेयर के लिए कंसर्न है, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे. दिस एक्सपेरिमेंट सब्सिक्वेंटली नोन एज, और इस एक्सपेरिमेंट को बाद में होथोन एक्सपेरिमेंट के, होथोन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाने लगा. जैसे हम होथोन एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ रहे हैं तो इसको हम होथोन इफेक्ट कह सकते हैं. सिंस द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्ड नो स्पेशल अटेंशन, स्टिल देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड. कंट्रोल ग्रुप को ऐसा कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिला था, फिर भी उनकी जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई. तो ये थे फेज 3 तक के नतीजे. अब देखिए हम कुछ और बातें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं. फाइंडिंग्स ऑफ हूथोन एक्सपेरिमेंट. हूथोन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या क्या पता चला. द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट. जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे कोई ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट एफिशिएंसी ऑफ वर्क पर नहीं पड़ता है. मतलब वर्कर्स का क्या परफॉर्मेंस है उस पर ऐसा कोई, मतलब डायरेक्टली उसको इम्प्रूव नहीं करेगा फिजिकल एनवायरनमेंट. फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ वर्कर. वर्कर्स का फेवरेबल एटीट्यूड, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड द वर्क टीम इज मोर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द वर्क एफिशिएंसी. तो क्या है वर्कर्स का फेवरेबल एटीट्यूड, मतलब तो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वर्क टीम एंड वर्क टीम काम करते हुए एकता के साथ वो काम करेंगे, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है instead of physical environment. Workers' social and psychological needs fulfillment have a beneficial impact on the morale and efficiency of work. तो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड फुलफिलमेंट जो होता है वर्कर का, वो भी एक बहुत इम्पैक्ट पावरफुल इम्पैक्ट डालता है किसकी, वर्कर की एफिशिएंसी पर. देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि वो जैसे क्या है कि पैसा उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना बिहेवियर. तो वही बात है कि उनकी सोशल जो उनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मानसिक आवश्यकताएं, जो इमोशनल नीड्स हैं, अगर हम उनको भी फुलफिल करेंगे बिसाइड्स फाइनेंशियल नीड्स, तो वर्कर ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे. तो जब वो खुश होंगे तो काम भी ऑब्वियसली अच्छा करेंगे. तो ये उन्होंने नतीजा निकाला. Employee group based on the social interaction and common in the rest exercise and strong influence on the workers performance. Employees group based on social interaction. तो employees का जो ग्रुप था जो social interaction पर based था, and common in the rest exercise. कॉमन एंड रेस्ट, मतलब रेस्ट में रेस्ट उनका सेम था, तो उन्होंने क्या किया, इसने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला वर्कर्स की परफॉर्मेंस पर. ओके. Only the economic reward is not enough to motivate the workers. Economic reward ही enough नहीं है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए. मतलब सिर्फ पैसा ही वर्कर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. मोर इम्पोर्टेंट मोटिवेटर्स आर जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन बाय सुपीरियर, एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन मैटर रिलेटेड टू दैट. मोर इम्पोर्टेंट मोटिवेटर्स क्या है, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन बाय सुपीरियर,
है ना, उसकी मतलब उनकी जॉब सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि अभी उनको ये हमेशा डर बना हुआ है कि कब हमारा मालिक हमें निकाल के बाहर फेंक देगा। और रिकॉग्निशन बाय सुपीरियर, उनका जो ऊपर जो उनके सुपीरियर है, जो उनका बॉस है, वो उनको इम्पोर्टेंस दे रहा हो, कहीं ना कहीं उनकी बात को एक तवज्जो दे, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दे, राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, उनकी बातों को रखने का उन्हें मौका मिले, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि वर्कर हैं तो वो हमेशा दबके ही रह रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर कंसेप्ट, कि वो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो कोई भी दबकर कितने दिन काम करेगा, तो हमेशा क्या है, उनको अपनी बात रखने का हक मिले, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आइए कुछ बातें और जानते हैं ऊथोन एक्सपेरिमेंट के बारे में। Some more conclusions, कुछ और नतीजे निकले। The human relation approach to the management problem emphasizes that authority responsibility relationship between the superior and subordinate should relate to social and psychological satisfaction of employees. जो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच है मैनेजमेंट की, वो ये बात कहती है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है, जो एक सब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो इस बात से रिलेट करना चाहिए कि उनमें एक ऐसा संबंध हो टू द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कि जो एम्प्लॉयज का सोशल भी और साइकोलॉजिकल भी सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ पैसा ही दिया जा रहा है, उनकी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा भी ना हो कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट हमेशा डरे सहमे है। तो ऐसा रिलेशन हो कि सोशल, सामाजिक, वो अपनी सामाजिक बातें भी रख सकें, अपने मन की भावनाओं को भी एक्सप्रेस कर सकें। इट इज ओनली बाय मेकिंग एम्प्लॉयज हैप्पी, और ये तब हो सकता है, ऐसा रिलेशनशिप तब हो सकता है जब एम्प्लॉयज खुश हो। और तभी देखिए, खुशी जो होती है हमारी कैपेसिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। तो इससे क्या होगा, वो फुल कोऑपरेशन उनका, जब हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे तो वो भी अपना बेस्ट देंगे, और उनका हमें फुल कोऑपरेशन सहयोग मिलेगा, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो वर्कर्स की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, और उससे फर्म की भी एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। द मैनेजमेंट शुड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स, मैनेजमेंट को सोशल ग्रुप्स का डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो सोशल ग्रुप्स हैं वो डेवलप किए जाने चाहिए, कि आपस में मिलजुल कर काम करें जो वर्कर्स हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति, ये तो बात है ही कि संगठन में तो शक्ति होती है, जब मिलकर काम करते हैं तो वो काम कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छा और जल्दी हो जाता है। देखिए, 10 लोग हैं, अगर एक में एक क्वालिटी है, दूसरे में दूसरी है, तो ऐसे 10 क्वालिटी अगर मिलकर हम काम करेंगे, कि 10 अलग अलग क्वालिटीज हो गई, तो कोई काम बहुत ही परफेक्ट हो सकता है। ऑन द जॉब एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज व्यू पॉइंट, कि सोशल ग्रुप्स को जो है मोटिव, सोशल ग्रुप्स को डेवलप किया जाए, और अपॉर्चुनिटी दी जाए एम्प्लॉयज को, कि एम्प्लॉयज अपना व्यू पॉइंट रख सकें, कि फ्रीली अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकें, ये अपनी बात को रख सकें। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वाज द बेस्ट मींस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन बेस्ट मीन है कि हाई, हमारी जो हायर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का जो गोल है वो हम अचीव करें, क्योंकि जब वर्कर्स ही खुश नहीं होंगे हमारे, तो वो अपना क्या ही बेस्ट देंगे। जब वो खुश नहीं होंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी, और एफिशिएंसी दुख में कहीं ज्यादा घट जाती है। For this purpose, the management needs to know that what social and psychological factor motivate. तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है उसको ये ऐसा फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, बिसाइड्स फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, कि पैसे के अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं पैसे के अलावा, तो ये मैनेजमेंट को फाइंड आउट करना होगा। देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरीज, जैसे कि मैंने बताया, होथोन एक्सपेरिमेंट एक न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंडर में आता है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस पूरे ही ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज में। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी कैन बी कैटेगराइज एज द मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी है, मतलब क्लासिकल थ्योरीज जो दी गई थी, जैसे कि हेनरी फ्योल की थ्योरी है, वो है, उनको ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है, थोड़ी सी उनमें चेंजेस लाए गए हैं। They are of the view that if human beings are not treated well, human problems arise. अगर
ह्यूमन बींग्स को हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। Their view is that participation, recognition of human dignity, and communication are the cornerstones of the effective, efficient management. It is their view is that they participation मतलब वो हिस्सा लें, सारे वर्कर्स मिलकर हिस्सा लें, रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जो ह्यूमन की मान मर्यादाओं को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, एंड द कम्युनिकेशन, और उनके बीच में वार्तालाप हो। जब दो लोग आपस में काम करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बातें तो होंगी ही, और वो बातें भी एक अच्छा निष्कर्ष निकाल सकती हैं। ये कॉर्नर स्टोन्स है कि ये एक पिलर्स की तरह काम करती हैं विजन मैनेजमेंट के। तो हमने ये 3 चीजें बढ़ी, पार्टिसिपेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे एफिशिएंट मैनेजमेंट के कॉर्नर स्टोन्स हैं। साइमल्टेनियसली द रोल ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक साइड बाय साइड एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अंडर माइंड इन द फॉर्मल सेटिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि रोबोट की तरह सब मिलकर काम कर रहे हैं। सबको मिलकर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जब होगा तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला सकता है। तो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स को अवॉइड नहीं कर सकते फॉर्मल सेटिंग्स में। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी, देखिए कुछ क्रिटिसिज्म भी आई, जैसे कि द न्यू क्लासिकल theorists have criticized on the ground that too much साइनिकल पपटेरिंग ऑफ पीपल, मतलब उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कठपुतलियों की तरह कि ऐसे किया जाए ऐसे किया जाए, इस बेस पर ही इनको क्रिटिसाइज किया गया है। अदरवाइज ये बहुत फेमस हुई और बहुत आगे भी बढ़ी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।